चलिए अब बात करते हैं हमारे साथ हमारे बिग मार्केट वॉचेस हमारे एक्सपर्ट एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़ गए हैं। आलोक जी से बात करने में बहुत मज़ा आता है वैसे। और एक चीज़ मैं बता दूं, वैसे आलोक जी बहुत अच्छे फंड मैनेजर तो हैं ही, साथ ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं एक्चुअली। अच्छा। और हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए मैंने ये बात बताई नहीं थी, लेकिन सोचा इस बार फुल शेयर कर दूं। हाँ, डिस्क्लोजर कर दो। वैसे खैर ऑब्वियसली आप जैसे ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि आलोक जी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट में पिछले 20 सालों का। आइए उनसे समझते हैं कि अब मार्केट में क्या करना है। आलोक जी गुड आफ्टरनून। तो क्या थोड़ा सा पैनिक है मार्केट में, थोड़ा डर है, ये जो एफआईएस की सेलिंग आ रही है रिलेंटलेस, क्या हम स्टेज में आ गए हैं कि जितनी भी डोमेस्टिक बाइंग हो जाए वो उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रही है? हाय अनुज, यस, ये तो देख रहे हैं हम दैट एफआई की काफ़ी सेलिंग है। और अगर मैं पिछले करीब 6 हफ्तों का टोटल भी करूं तो रफली $13 बिलियन के आसपास एफआईज बेच चुके हैं। तो वो काफ़ी बड़ा नंबर है। अच्छी बात यह है कि उनके सेलिंग के सामने उतनी ही बाइंग डीआईएस की भी हो रही है। तो एफआई सेलिंग एक तरह से नेगेटिव तो होता ही है मार्केट के लिए, लेकिन सबसे खास बात मार्केट के लिए होती है कि ये वही समय था जब अर्निंग सीजन भी ऑन है। एंड अर्निंग्स के वक्त में अगर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो, वो भी ऐसे वक्त पे जब एफआईएस भी सेल कर रहे हैं और वैल्यूएशंस भी चीप तो डेफिनेटली नहीं है, तो ऐसे समय पे थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है मार्केट के प्राइसेस में, और वही हम देख रहे हैं। इंडाइसेस में तो करेक्शन थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत सारे स्टॉक्स पीक से 20-25% गिर चुके हैं। तो सवाल फिर आलोक जी यही है, इतनी करेक्शन के बाद और जहां पर एफआईआई कोई मौका नहीं छोड़ रहे पोजीशन काटने का, रिटेल की तरफ से अभी तक इंटरेस्ट बना हुआ है, क्या उनको भी थोड़ा सा एक पॉज करना चाहिए? क्योंकि हम ही एग्जिट दे रहे हैं उन सारे बड़े स्टॉक्स में, इन दिग्गजों को। अब वो बेच रहे हैं तो किसी कारण ही बेच रहे हैं। नहीं, अगर मैं नंबर्स को पुटअप करूं तो जो $13 बिलियन एफआईज ने बेचा है वो इंडिया की मार्केट कैप के हिसाब से रफली 0.25% ही होता है। और अगर एफआईज की सेलिंग बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो वो भी लगभग इसी रेंज में है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इंडिया सेल नहीं कर रहे, वो एक ब्रॉडर बास्केट इमर्जिंग मार्केट्स को सेल कर रहे हैं। सेकेंडली, पास्ट में 10-12 बार जब भी इस तरह से बड़ी सेलिंग आई है एफआईएस की, उसके बाद देखा गया है कि जैसे ही वो सेलिंग रुक जाए या कम हो जाए तो उस वक्त में शार्प रिकवरी भी आती है मार्केट्स में। तो अगर वो रिकवरी आने के चांसेस जो कि हमें हायर लगते हैं, बिकॉज इंडिया के ग्रोथ नंबर्स ठीक ठाक चल रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी 10-11% के आसपास डेफिनेटली रहना है। अर्निंग्स ग्रोथ कॉर्पोरेट साइड में थोड़ी नीचे आई है, 3-4 साल बड़े अच्छे नंबर्स आए भी थे, उसके बाद एक ब्रीदर, एक सांस ले रही है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। हमें हमारा मानना है दैट कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ भी सेकेंड हाफ में और बेटर आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो पास डेटा को देखते हुए मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं बाय होल्डिंग ऑन, और पैनिक ना करके। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, जब प्राइसेस गिरते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता है। बिल्कुल डर तो है। अच्छा, आलोक जी एक बात तो क्लियर है कि एफआईआई की जो सेलिंग है उसमें काफ़ी जो हिस्सा है वो बैंकों को लेकर है, लार्ज प्राइवेट बैंकों को लेकर है। लेकिन ये एक सेक्टर है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वैल्यूएशन अपीलिंग है, वैल्यू है यहाँ पर, तो कैसे अप्रोच करें स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को? तो अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखा जाए तो मेन इंडाइसेस के लगभग 30% के आसपास होते हैं, और एफआईएस के पोर्टफोलियो में भी लगभग ये ज़्यादा एक्सपोजर थे। पिछले दशक में सबसे अच्छे करने वाले सेक्टर्स में प्राइवेट बैंक्स रहे। लेकिन जिस तरह से हम इसको देख रहे हैं, जो 3 मेजर फैक्टर होते हैं बैंक्स को एनालाइज करने के लिए, एक होता है क्रेडिट ग्रोथ, दूसरी होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और तीसरी होती है क्रेडिट कॉस्ट। ये तीनों चीज़ें अगर अच्छे हो रहे हैं और बेहतर होने के चांसेस हों तो बैंकों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर क्रेडिट ग्रोथ के नंबर पे नजर डालें तो लगभग 11.5% पे लास्ट रिपोर्टेड नंबर आ गई है, जो कि 2.5 साल के लोएस्ट नंबर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्राइवेट बैंक्स के बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसका बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। या तो इसी रेंज में रहेंगे या थोड़े कम जरूर हो सकते हैं। और तीसरी चीज आती है क्रेडिट कॉस्ट, जो कि पिछले 2-3 साल बहुत ही अच्छे रहे,
लेकिन अगर इस अच्छे लेवल को मेंटेन कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर इस नंबर से क्रेडिट कॉस्ट थोड़े भी बढ़ते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। यही कारण है जिसके लिए प्रॉफिट विजिबिलिटी, ग्रोथ विजिबिलिटी प्राइवेट बैंक्स की थोड़ी कम हो गई है। एंड इसी वजह से इसमें सेलिंग भी रिलेटिवली, एक तो एफआईएस की होल्डिंग में भी है, और सेकेंडली इनमें प्रॉफिट ग्रोथ विजिबिलिटी थोड़ी कम हुई है, इस वजह से भी इनमें सेलिंग है। तो कोई कारण है कि ये थोड़े सस्ते हुए हैं, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी सेगमेंट है। बट जस्ट इनकी, जब इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी इंप्रूव होगी तो ही इनमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखेगा। तो आप ग्रोथ विजिबिलिटी का इंतजार करेंगे, या फिर क्योंकि क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, सुधर रही है, अभी जब कोई देख नहीं रहा है पोजीशन लेना शुरू करें, इफ यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व? इफ आई हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व तो मैं ग्रोथ विजिबिलिटी इंप्रूव होने की वेट जरूर करूंगा, ताकि जो फैक्टर्स है इंप्रूव हो पाए। इनमें से एक फैक्टर जरूर अच्छा हुआ है कि अभी तक हर फोर्टनाइट जो डेटा आता था उसमें डिपॉजिट ग्रोथ नंबर क्रेडिट ग्रोथ नंबर के काफी पीछे रहती थी। इस बार के नंबर पे ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो डिपॉजिट ग्रोथ वही 11 साढ़े 11% पे रह रहा है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जो नीचे आनी थी उसके वजह से वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक आध फैक्टर्स इंप्रूव जरूर हो रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिन सेगमेंट्स में, जिन सेक्टर्स में ग्रोथ अच्छी दिख रही हो, क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, और जब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इटसेल्फ 11% के आसपास हो, तो कम से कम सेक्टर्स में 14-15% प्लस की ग्रोथ दिखाई दे एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, तो ही जाके उनमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। तो आलोक जी, आप इस समय फ्रेश पैसा कहाँ डाल रहे हैं? कहाँ आप सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इस समय प्राइसिंग कर रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक आई एम श्योर आप नहीं बात करेंगे, लेकिन थीम्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं आप? अनुज, ये जो साइकिल हमारी चल रही है, करंट ग्रोथ साइकिल इंडिया की एक कैपेक्स साइकिल है। इट इज, ये जो प्रीवियस डिकेड में हमने देखा, स्पेशली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से लेके लगभग कोविड तक 10-12 साल जो थे, वो एक कंजम्पशन ड्रिवन साइकिल थी। कोविड के बाद हमने एज इट इज के शेप रिकवरी वर्ल्ड ओवर देखी है, इंडिया में भी देखी। वी हैव, हम जो टॉप 5-10% ऑफ पॉपुलेशन उसके कंट्रोल करने वाले जो सेगमेंट्स हैं, वो सेगमेंट्स तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर इकोनॉमी के कंजम्पशन पैटर्न्स उतने अच्छे नहीं थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे जरूर रहा है, और कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए भी जरूर रहा है। तो कैपेक्स ओरिएंटेड ग्रोथ साइकिल तो डेफिनेटली है, इसीलिए जो इंडस्ट्रियल्स और सिक्लिकल्स थीम है वो बहुत बेटर पोजीशनड है। उनमें करेक्शन जरूर आया है ऑलरेडी लास्ट 2-3 महीने में। उसका एक कारण ये भी है कि FY25 में जहां गवर्नमेंट का बजट 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का था, दैट इज लगभग 93,000 करोड़ रुपए पर मंथ, वो 11 लाख करोड़ में से उन्होंने पहले 6 महीने में सिर्फ 4 लाख करोड़ ही खर्च किए हैं। तो जो पेस है खर्च करने का, लाइक्लीहुड है कि सेकेंड हाफ में आएगी। यूजुअली इस गवर्नमेंट ने, हमने देखा था कि जब भी वो बजट अनाउंस करते थे फर्स्ट हाफ में ही ज्यादा खर्च कर देते थे, लेकिन एक इलेक्शन ईयर रहा है, बजट भी जुलाई में आया, जिसके वजह से हम लोग फर्स्ट हाफ में खर्च कम देखे हैं। सितंबर महीने में ऑलरेडी काफी अच्छे नंबर से उन्होंने एक्सपेंड किया है। तो मेरा मानना है कि ये साइकिल एक सिक्लिकल ड्रिवन साइकिल है, कैपेक्स ड्रिवन साइकिल है। इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये सेगमेंट्स बहुत बेटर प्लेस्ड है बजाय कंजम्पशन के, जो कि जो ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन होता है। डिस्क्रिशनरी तो डेफिनेटली अच्छा करती है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन उतना अच्छा नहीं कर पा रही। टेक्नोलॉजी को लेकर आपका रवैया, रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि ऑफ कोर्स 2 रेट कट्स अमेरिका में, और होपफुली वहाँ पर स्थिति बैंकों की, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बेहतर होने लगेगी इसके बाद। ये कितना ट्रिकल डाउन कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, जो अब तक नदारत थी ज़्यादातर आईटी कंपनियों की कमेंट्री में? हाँ, आईटी कंपनियों के साथ प्रॉब्लम यही रही है कि इनकी ग्रोथ नहीं आ पा रही है, और क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छी कंपनीज है, डेट रहा नहीं, 20-25% से ऊपर की इनकी आरओईज रहती है, अच्छे से बायबैक और डिविडेंड्स देते हैं, लेकिन जब तक ग्रोथ ना आए तब तक बहुत मुश्किल होता है। आपका मानना बिल्कुल सही है कि हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स यूएस में इलेक्शन के बाद भी बेटर किए हैं। अगर वहाँ पॉलिसी डिसाइसिव रही और उनके फेवर्स में रही और वो खर्च कर पाए, तो बहुत सारे चीजें हैं जो साथ में जुड़े हैं, तब जाके वहाँ पे आईटी स्पेंडिंग बढ़ सकती है और यहाँ के ऊपर ऑर्डर्स आ सकते हैं। बट वो विजिबिलिटी बढ़े और आईटी की कमेंट्री इंप्रूव हो,
तब जाके वो ग्रोथ नंबर्स दिखेंगे। एज ऑफ नाउ तो एस्टिमेटेड ग्रोथ नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है।